अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है या फ्यूचर में इसके लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ नया ई ओसीआई कार्ड लॉन्च होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है ये समझना कि ओसीआई होल्डर के तौर पर आपको भारत में कौन कौन से अधिकार मिलते हैं और किन मामलों में आपको भारतीय नागरिकों जैसे अधिकार नहीं मिलते। हाल ही में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने इन्हीं नियमों को दोबारा साफ किया है ताकि ओसीआई कार्ड होल्डर्स अपने अधिकार और सीमाएं सही तरीके से समझ सके। तो आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में जानेंगे कि ई ओसीआई कार्ड क्या है, इससे क्या बदलाव आया है, ओसीआई कार्ड होल्डर्स को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, किन चीजों की अनुमति नहीं है और भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले लोगों को किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी रैकेट पर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ई ओसीआई कार्ड आने का मतलब ये नहीं है कि ओसीआई स्कीम के नियम पूरी तरह बदल गए हैं। सरकार का मेन उद्देश्य ओसीआई से जुड़ी सेवाओं को ज्यादा डिजिटल, आसान और तेज बनाना है ताकि दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अपनी सेवाओं को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। यानी एक डिजिटल अपग्रेड है, ना कि नई सिटीजनशिप स्कीम। अब बात करते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर्स को मिलने वाले अधिकारों की। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अनुसार ओसीआई होल्डर भारत में बिना किसी समय सीमा के रह सकते हैं, यानी बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा भारत में लंबे समय तक रहने पर भी सामान्य तौर पर एफआरआरओ या एफआरओ रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुविधा उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो बार बार भारत आते हैं या लंबे समय तक यहाँ रहना चाहते हैं। ओसीआई होल्डर्स को कई मामलों में भारतीय नागरिकों और एनआरआई के बराबर सुविधाएं भी मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और म्यूजियम्स में एंट्री फी के मामले में उन्हें भारतीय नागरिकों के समान सुविधा मिलती है। डोमेस्टिक एयरफेयर में भी उन्हें भारतीयों के बराबर लाभ मिलता है। इसके अलावा ओसीआई होल्डर्स तय कानूनी प्रक्रिया के तहत भारत से बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। वो नीट, जेई मेंस और जेई एडवांस जैसी एंट्रेंस एग्जाम्स में भी निर्धारित नियमों के अनुसार शामिल हो सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की भी अनुमति है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट शर्त है। ओसीआई होल्डर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति नहीं होती। अब बात उन अधिकारों की जो ओसीआई होल्डर्स को नहीं मिलते। सबसे जरूरी बात यह है कि ओसीआई सिटीजनशिप नहीं है और इसे डुअल सिटीजनशिप भी नहीं माना जाता। यानी ओसीआई होल्डर भारत का नागरिक नहीं बन जाता, इसीलिए उसे वोट करने का अधिकार नहीं मिलता। वो पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य नहीं बन सकता। इसके अलावा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज जैसे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति भी नहीं हो सकती। यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट की कई पब्लिक सर्विसेज में भी भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित पदों पर ओसीआई होल्डर नियुक्त नहीं हो सकता। यहाँ भी जानना ये जरूरी है कि ओसीआई स्कीम आखिर शुरू क्यों की गई थी। विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें भारत से मजबूत कानूनी जुड़ाव मिले। इसी उद्देश्य से सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन के बाद 2006 में ओसीआई स्कीम शुरू की गई, लेकिन सरकार ने साफ रखा कि ये डुअल सिटीजनशिप नहीं होगी, बल्कि भारत आने जाने और कुछ आर्थिक, एजुकेशनल या फिर कुछ फाइनेंशियल फैसिलिटीज तक ही ये लिमिटेड रहेगा। अगर आप ओसीआई होल्डर हैं या फ्यूचर में इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओसीआई कार्ड को भारतीय पासपोर्ट या भारतीय सिटीजनशिप के बराबर ना समझें। आपको कई इंपॉर्टेंट सुविधाएं जरूर मिलती हैं, लेकिन राजनीतिक अधिकार और कुछ सरकारी अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही सुरक्षित है। इसीलिए भारत में प्रॉपर्टी खरीदने, एंट्रेंस एग्जाम देने, लंबे समय तक रहने या किसी भी कानूनी प्रोसेस से पहले हमेशा आधिकारिक नियमों को जरूर जांचें। सही जानकारी के साथ ओसीआई कार्ड आपके लिए भारत से जुड़े रहने का मजबूत एक मीडियम बन सकता है, लेकिन इसके अधिकार और सीमाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या टेक रखते हैं, कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।